दोस्तों, एल के स्टडी स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक फिजिक्स के सिलेबस पर चर्चा करने वाले। तो आपको बता दिया जाए, फिजिक्स का सिलेबस में आपको कंप्लीट नोट्स यहाँ पे मिलेगा और ऑल चैप्टर का सिलेबस मिलेगा। अगर DCCC की अगर आप पॉलिटेक्निक का तैयारी बढ़िया से करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये पॉलिटेक्निक की एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है, जिसमें आपको फिज़िक्स पढ़ना पड़ता है। फिज़िक्स में आपको थ्योरी, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, अभ्यास और पिछले साल के प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हम भौतिक विज्ञान के सिलेबस में हमारा जो है वो पहला सिलेबस आ जाएगा आपका, पहला चैप्टर आ जाएगा आपका भौतिक राशियाँ एवं मात्रक, जिसे कहते हैं यूनिट एस मेजरमेंट। यह चैप्टर फिजिक्स का फंडामेंटल है। इसी से बाकी चैप्टर को समझाने में मदद मिलती है। ये चैप्टर सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे कि बहुत बढ़िया नंबर पूछे जाते हैं। इससे हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला बात करें, इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में आपको भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, मूल राशियाँ जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, व्युत्पन्न राशियाँ जैसे वेग, बल, ऊर्जा, इस तरह का पढ़ना है। और है अगला SI यूनिट, अंतर्राष्ट्रीय मापन प्रणाली। SI यूनिट में आपको मीटर, लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड, इन तीनों को याद रखना है। उसके बाद आते हैं निष्कर्ष की ओर। ये चैप्टर को आपको अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि यही बाकी सभी प्रश्नों, बाकी सभी भी चैप्टर की नींव है। अगर इस यूनिट और मेजरमेंट क्लियर हो जाए ये चैप्टर, तो आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत ही आसान हो जाएंगे। अगर ये चैप्टर आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो आपके लिए बहुत हानिकारक हो जाएंगे। फिजिक्स पढ़ना बहुत हार्ड लगेंगे, इसलिए ये चैप्टर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला चैप्टर है आपका गति, मोशन। इस चैप्टर में आपका फिजिक्स का ये भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें ऑब्जेक्ट और मोमेंट, उन दोनों को बिहेवियर को समझना पड़ता है। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। गति क्या है, व्हाट इज मोशन, विराम और गति में अंतर, उसके बाद दूरी, डिस्टेंस और विस्थापन, और चाल और वेग, त्वरण, इन सभी चीज़ को आपको इसमें कवर करना है। उसके बाद है आपका टाइप ऑफ मोशन। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो इसको बता दें। तो टाइप ऑफ मोशन जो होता है 3 तरह का होता है। पहला होता है सरल रेखीय गति, उसके बाद दूसरा होता है वृत्तीय गति, उसके बाद होता है दोलनीय गति। उसके बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं इस चैप्टर से। तो ये सूत्र इस तरह से हैं, V बराबर S/T, जिसमें से वेग बराबर दूरी बटे समय, A बराबर V-U/T, त्वरण बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। उसके बाद यहाँ है S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी कि दूरी का सूत्र है। अगला आपका ग्राफ। इससे ग्राफ भी बनता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसके बाद वेलोसिटी का ग्राफ। और ग्राफ से सवाल अक्सर एग्जाम में आते भी हैं कि किस तरह से इसका ग्राफ होगा, मतलब में टाइप में आता है। उसके बाद है एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट, इसमें आपको ऐसी पूरा बड़ा भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यानी कि 5 नंबर वाला तो नहीं होता, लेकिन उसको भी इसी तरह से बड़ा करके पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में ही। जैसे ये दे दिया आपको, 2 अंतर दे दिए हैं, इस सभी चीज़ को टॉपिक क्लियर करके जाइएगा ना, तो आपको इस एग्जाम में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद स्पीड और वेलोसिटी में अंतर, न्यूमेरिकल बेस्ड फार्मूला, उसके बाद ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ ग्राफ रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको बना के जाना है। उसके बाद
इस चैप्टर पर आप न्यूमेरिकल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर फार्मूला और कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो ये चैप्टर आसानी से मार्क मिल जाते हैं। इसमें आपका फार्मूला प्लस कंसेप्ट, तो आपका चैप्टर से मार्क मिल जाएंगे। अगला चैप्टर उसके बाद ये चैप्टर का नाम है चैप्टर 3, उसका नाम है बल और न्यूटन के नियम, फोर्स एज लॉ ऑफ मोशन। यह चैप्टर फिजिक्स का कोर चैप्टर है। इसमें यह समझाया जाता है कि वस्तुएं क्यों और कैसे चलती हैं। तो इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, वो है बल क्या होता है, बल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद बल के प्रकार के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे संतुलन और असंतुलित बल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद न्यूटन के 3 गति नियम है उसको पढ़ना पड़ेगा। मोमेंटम पढ़ना पड़ेगा, जिसे संवेग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए न्यूटन का गति नियम को आपको बता दें तो न्यूटन के 3 गति नियम है। पहला गति नियम जो है वो क्या कहता है, अगर कोई वस्तु है तो अपनी अवस्था, अगर वो विराम अवस्था में है या वो गति अवस्था में, तो वो अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वो अपना अवस्था में कोई चेंज नहीं करना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। जैसे कि कोई फुटबॉल चल रहा है, कोई फुटबॉल को फेंके तब ना वो आगे बढ़ा, या फिर हम फुटबॉल को अगर वो बढ़ रहा है तो बढ़ते रहता है, उसको जब तक रोकेगा नहीं तो वो रोकेगा नहीं। उसके बाद दूसरा आपका है, इससे आपका दूसरा नियम, पहला नियम से आपको क्या मिलता है, इससे आपका बल, इससे आपका पहला नियम से आपका जड़त्व, जिसे जड़त्व का नियम भी इसे कहते हैं पहला नियम को। और इसी नियम से बल की भी परिभाषा इसी नियम से मिलती है। पहला नियम से आपका बल का परिभाषा मिलेगा, दूसरा नियम से बल का फार्मूला मिलता है जो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। उसके बाद तीसरा नियम है आपका हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। उसके बाद इसमें एग्जाम में कैसे इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इससे एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो न्यूटन्स के लॉ से ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, मोमेंटम से कुछ सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद रियल लाइफ में कुछ एग्जाम्पल के लिए उससे भी पूछे जाते हैं। इस चैप्टर में आपको क्या क्या क्लियर करना है वो बता दिया जाए तो आपको कंसेप्टिव और न्यूमेरिकल ज़्यादा ध्यान देना है। इसमें आपको न्यूमेरिकल से ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद यहाँ पे चैप्टर 4 आ गया। चैप्टर 4 क्या है, चैप्टर 4 कहता है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर, जो आपके 9वीं क्लास में होंगे। यह चैप्टर आपके रोजमर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और न्यूमेरिकल के लिए महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे, कार्य क्या होता है, उसके बाद आप पढ़ेंगे ऊर्जा क्या होता है, उसके बाद शक्ति क्या होता है, उसके बाद ऊर्जा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ऊर्जा संरक्षण का नियम भी पढ़ेंगे। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के प्रकार जो है वो 2 प्रकार के होते हैं ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा, जिसे कहते हैं काइनेटिक्स एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इससे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्या है, इससे कार्य तभी होता है जब बल लगाकर किसी वस्तु को विस्थापित किया जाए। जब तक उसमें कोई बल लगाएगा नहीं तो तक कार्य कैसे होगा। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता, केवल रूप बदलती है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता है, रूप बदलती है। उसके बाद पावर का बराबर काम करने की दर को शायद आगे है आपका महत्वपूर्ण सूत्र है कुछ इससे, W बराबर F गुना S, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। उसके बाद Ke बराबर 1/2 mv², गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। P बराबर mgh, स्थितिक ऊर्जा जिसे कहते हैं। P बराबर W/T, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। दोनों में अंतर है, PE मतलब हुआ आपका पोटेंशियल एनर्जी और P मतलब हुआ आपका पावर। और इससे एग्जाम में बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे एग्जाम में आपको सीधा आपको वर्क का डिफिनीशन पूछा जाता है। इस तरह से पूछा जाता है, अगर वर्क का डिफिनीशन दे दिया है और उसी को कहते हैं, इसे क्या कहते हैं,
या फिर डैश दे के आपको पूछ सकता है। ये इस तरह से आपको वर्क, एनर्जी और पावर का डिफिनीशन याद रखना है। उसके बाद के और पी जिसे कहते हैं काइनेटिक्स एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में आपको नंबरिकल आएगा। उसके बाद यूनिट से जुड़े सवाल, इसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन से क्वेश्चन आते हैं, ये कहते हैं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत। यह चैप्टर में आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैप्टर में आपको स्क्रॉलिंग आसान है और स्क्रॉलिंग है। इस चैप्टर में फार्मूला याद रखना है और बाकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, नंबरिकल जल्द ही सॉल्व हो जाएगा आपको। अगला चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशनल, इसे कहते हैं ग्रेविटेशन। यह चैप्टर आपको बताता है कि आप एक वस्तु वे एक दूसरे को क्यों आकर्षित करते हैं। यह फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण और कॉन्सेप्टफुल चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, उसके बाद न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद गुरुत्वीय त्वरण, जी, द्रव्यमान और भार में अंतर, मास और वेट में अंतर, मुक्त पतन, फ्री फॉल पढ़ना पड़ेगा। इसका कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको क्लियर रखना है। हर वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करता है। जैसे पृथ्वी अपने ओर आकर्षित करता है कोई भी सामान को। जी का मान जो होता है एक महत्वपूर्ण है, ये जी का मान ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद है वजन जो होता है जिसे कहते हैं वेट, वह स्थान के अनुसार बदलते रहता है वेट, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता, यानी कि मास नहीं बदलता है, वेट बदल सकता है। इसे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जिसे G बराबर F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर, ये गुरुत्वाकर्षण बल का एक अथी है। उसके बाद यहाँ पे आपका W बराबर M गुना G, उसके बाद है G बराबर GM बटे R स्क्वायर। उसके बाद है ये गुरुत्व त्वरण का है V बराबर U प्लस GT, मुक्त पतन में वेग। अगला है आपको इससे एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे। एग्जाम में आपका जो प्रश्न है इसमें ग्रेविटेशनल लॉ और स्टेटमेंट से आएगा। उसके बाद जी का वेट और नंबरिकल आएगा, मास और वेट में डिफरेंस से आएगा, फ्री फॉल रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे। और इस चैप्टर में आपको कंसेप्ट प्लस फार्मूला बेस्ड रहेगा। ये चैप्टर फार्मूला क्लियर तो नंबरिकल क्लियर, पूरा चीज़ है जो फार्मूला पर ही डिपेंड करता है। फार्मूला किस पे डिपेंड करता है, वो कंसेप्ट पर डिपेंड करता है। अगला चैप्टर है जो आपका वो है प्रेशर, दाब। यह चैप्टर में आपको क्या बताता है, किसी सतह पर बल कैसे प्रभाव डालता है। यह रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा दाब, ठोस में दाब, सॉलिड में दाब जिसे कहते हैं, उसके बाद प्रेस, द्रव में दाब, वायु दाब, उसके बाद पास्कल का नियम। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं। दाब बराबर होता है बल बतेज क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कम होने पर दाब अधिक होता है, अगर क्षेत्रफल कम हो तो दाब अधिक होता है। उसके बाद आगे हैं द्रव में गहराई बढ़ाने पर दाब बढ़ता है, ठीक है। बाद है पास्कल का नियम, दाब सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। पास्कल का नियम में जो ना वो है दाब सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। इसे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र इस तरह से हैं, दाब बराबर F गुना F बटे E, P बराबर F बटे E यहाँ पे। उसके बाद P बराबर H
उसके बाद यहाँ पे रो है, इसे रो कहते हैं, वो इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद जी, एफ बराबर पी गुना ए, बल बराबर दाब गुना क्षेत्रफल होता है ये चीज। उसके बाद आगे है आपका एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो प्रेशर का डिफिनीशन पूछा जाएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, उसके बाद पास्कल का ले से पूछा जाएगा, उसके बाद लिक्विड प्री प्रेशर रिलेटेड पूछा जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद इस चैप्टर में है जो आपका आसान और प्रैक्टिकल वाला कुछ चैप्टर है। इसमें भी आपको फार्मूला ही निर्भर करता है पूरा चीज़ पे, तो फार्मूला याद रखिए, आपका सवाल हल हो जाएगा। उसके बाद 7वां चैप्टर है आपका तरंग, जिसे कहते हैं वेव। यह चैप्टर आपको क्या बताता है कि ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ट्रेवल करता है। यह चैप्टर आगे की साउंड चैप्टर में भी बेस होता है। यह चैप्टर का उपयोग साउंड चैप्टर में भी आगे होता है। तो इस चैप्टर में हम आपको पढ़ना पड़ेगा वेव क्या होता है, उसके बाद वेव के प्रकार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद पढ़ना पड़ेगा आपको तरंग की कुछ विशेषता पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद तरंग का चाल पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ये कुछ महत्वपूर्ण हैं, तरंग के कितने प्रकार होते हैं। तरंग 2 प्रकार के होते हैं भाई, वो एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग और एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। इसे कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं इस तरह से। तरंग ऊर्जा को स्थानांतरित करती है, पदार्थ को नहीं। तरंग में कंपन होता है। मीडियम की बात के मीडियम जरूरी होता है तरंग के लिए कुछ केसेस में। अगला है आपका महत्वपूर्ण सूत्र V बराबर F गुना अल्फा, F गुना लेमडा ये है, इस तरह से है। उसके बाद आपका तरंग का चाल जिसे कहते हैं, तरंग का चाल का सूत्र ये रहा। और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बराबर होता है एफ बराबर होता है 1/t, टी बराबर 1/f, समय आवर्त जिसे कहते हैं टाइम पीरियड। उसके बाद आगे है एग्जाम में क्या पूछा जाता है। एग्जाम में वेव टाइप डिफरेंस पूछा जाता है, फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बेसिक डिफिनीशन भी पूछे जाते हैं। उसके बाद फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बस इतना ही आता है। उसके बाद यह चैप्टर छोटा है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें साउंड चैप्टर को भी इसी चैप्टर से समझने में आसान हो। अगर ये चैप्टर क्लियर होगा तो साउंड चैप्टर भी आपका इम्पोर्टली क्लियर हो जाएगा। अगला जो बताएं आपको साउंड चैप्टर, वो चैप्टर आ चुका है। देखिए इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में आपको जैसे बताया गया है कि ध्वनि कैसे उत्पन्न करती हैं, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती हैं, और उसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचती हैं। उसके बाद ये चैप्टर है जो प्रैक्टिकल और कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर हैं। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको इस चैप्टर में ध्वनि क्या है, उसके बाद ध्वनि का उत्पादन कैसे होता है, उसके बाद ध्वनि का संचरण कैसे होता है, उसके बाद ध्वनि के गुण पढ़ना पड़ेगा कुछ, उसके बाद परावर्तन पढ़ना पड़ेगा ध्वनि के कुछ। ठीक है, उसके बाद ध्वनि के गुण है आपका तीव्रता, ध्वनि का गुण एक, उसके बाद आवृत्ति, उसके बाद पिच। महत्वपूर्ण कंसेप्ट इससे ध्वनि से कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट इस तरह से हैं। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत है, ध्वनि कौन सा तरंग है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। ये जितना भी आपको हम महत्वपूर्ण कंसेप्ट में बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और आगे भी पूछ सकता है।
ध्वनि को मीडियम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को मीडियम की आवश्यकता होती है। ध्वनि कौन सा मीडियम में चलता है? निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है, यानी कि निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। इको प्रतिध्वनि रिफ्लेक्शन के कारण होता है। प्रतिध्वनि जो होता है रिफ्लेक्शन के कारण होता है, जैसे कोई कुआं में बोलता है उस तरह से। इस तरह से अगला आपका है जो सूत्र है, सूत्र वही सूत्र है सेम टू, लेकिन थोड़ा सा अलग है। बी बराबर एफ गुना लेमडा, ये सूत्र तो पढ़े हैं अभी। इको टाइम टू डी बटे भी प्रतिध्वनि का समझ, एफ बराबर 1/3 जहाँ फ्रीक्वेंसी है। आगे बात करें तो एग्जाम में इससे किस तरह का क्वेश्चन, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो है आपका साउंड प्रॉपर्टीज से, उसके बाद इको रिलेटेड न्यूमेरिकल, उसके बाद फ्रीक्वेंसी एस वेवलेंथ से, उसके बाद बेसिक थ्योरी से पूछे जाएंगे। इसके बाद ये चैप्टर आसान है, जितना आसान है उतना ही स्क्रॉलिंग भी है। इसमें फार्मूला और कंसेप्ट क्लियर रखना है तो अच्छे मार्क मिल सकते हैं। अगला चैप्टर है आपका प्रकाश, जिसे कहते हैं लाइट। यह चैप्टर बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में इसे फ्रीक्वेंसी मतलब में फ्रीक्वेंटली पूछे ही जाते हैं इसे। और इसमें लाइट प्लस बिहेवियर और उसके कुछ इफेक्ट को समझाया जाता है। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है प्रकाश क्या होता है परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण, लेंस, इस तरह से। आगे बात करते हैं मुख्य टाइप की, तो समतल दर्पण, इसके जो होता है दर्पण के प्रकार, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण होता है। महत्वपूर्ण कंसेप्ट कुछ याद रखिएगा। रिलेशन एंगल ऑफ इंसाइडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद माध्यम बदलने पर प्रकाश मुड़ता है। कोई भी माध्यम को चेंज कीजिएगा, निर्वात से, कोई भी हवा से, वायु में, कोई भी माध्यम में निर्वात से हवा में लीजिएगा तो इससे आपका कुछ है प्रकाश जो मुड़ता है। इसमें आपको सीखना पड़ेगा छवि बनाना, मतलब में छवि बनाता कैसे है। उसके बाद मिरर प्लस लेंस के रूल को पढ़ना। आगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, वो है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये दर्पण का सूत्र है। और इसी तरह लेंस का भी सेम टू सूत्र होता है, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, इस तरह से होता है लेंस का सूत्र। इसमें सिर्फ माइनस लगा होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों का सूत्र एक ही दिया है, तो इसमें ऐसे ही होता है कि माइनस ले लेता है। उसके बाद m बराबर v बटे यू, आवर्धन जिसे कहते हैं, m आवर्धन है। n बराबर साइन आई बटे साइन आर, जहाँ अपवर्तनांक है n। उसके बाद एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में जो है इससे मिरर से और लेंस का नंबरिकल आता है, रे डायग्राम आता है। उसके बाद रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से आता है। उसके बाद मैग्निफिकेशन क्वेश्चन आता है। और ये चैप्टर कंसेप्ट प्लस डायग्राम प्लस नंबरिकल तीनों पे आधारित है ये चैप्टर। अगला चैप्टर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ये है, इसका नाम विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। यह चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट और नंबरिकल से भरा हुआ है, इससे ज़्यादा नंबरिकल क्वेश्चन किसी ने पूछा जाता है। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो बताएं। आपको विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, उसके बाद विभवांतर, उसके बाद प्रतिरोध, उसके बाद ओम का नियम, उसके बाद विद्युत शक्ति जो इलेक्ट्रिक पावर। आगे है आपका मुख्य कंसेप्ट, इसका कंसेप्ट क्या है, इसके इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है चार्ज फ्लो, करंट सर्किट जिसे कहते हैं परिपथ, सर्किट से पूछेंगे। उसके बाद सीरीज और पैरेलल में कनेक्शन कैसे होता है। उसके बाद रेजिस्टेंस का व्यवहार कैसे होता है।
यानी कि उसके बाद आपका महत्वपूर्ण कंसेप्ट कुछ है जो है इस तरह से ओम्स का नियम भी समानुपाती आई होता है, जिसे देखा रेजिस्टेंस लेंथ एरिया और डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ले और एरिया पर डिपेंड करता है। सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है। उसके बाद महत्वपूर्ण सूत्रों की बात करें तो I बराबर Q/T, विद्युत धारा बराबर ये Q हो गया आपका आवेश बटे समय यानी कि कूलम्ब बटे समय, V बराबर I/R, ओम का नियम है ये। उसके बाद P बराबर V गुना I यानी कि विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर बराबर होता है V गुना I, R बराबर होता है V बटे I, जहाँ R रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है। आगे आपका एग्जाम में इस तरह से एग्जाम में इसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ओम्स ले का न्यूमेरिकल, सर्किट बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद पावर एस करंट कैलकुलेशन, उसके बाद सीरीज एस पैरेलल क्वेश्चन। यह चैप्टर बहुत स्क्रॉलिंग है, अगर फार्मूला याद रखें तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस फुल मार्क आ सकते हैं। अगला चैप्टर है आपका चुंबकत्व, मैग्नेटिक्स। यह चैप्टर बताता है कि चुंबक कैसे काम करता है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है और आसान इस चैप्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा चुंबक क्या है, उसके बाद चुंबक क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद चुंबकीय रेखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसके बाद विद्युत धारा की चुंबकत्व प्रभाव, उसके बारे में, और विद्युत मोटर का सिद्धांत। आगे है चुंबक के प्रकार। चुंबक का प्रकार जो होता है वो दो तरह का होता है, एक अस्थायी चुंबक और एक विद्युत चुंबक। अस्थायी चुंबक जो प्रकृति द्वारा बनाया जाता है और विद्युत चुंबक जो होता है हम लोग बनाते विद्युत की मदद। अस्थायी चुंबक वो होता है जो प्रकृति और हम लोग बनाते हैं, और विद्युत चुंबक वो होता है जो विद्युत में बनता है। अगला है महत्वपूर्ण कंसेप्ट क्या होता है, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि एन को आकर्षित करेगा, नहीं सॉरी एन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, एन को है आपका ये आकर्षित कर लेगा। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा करंट से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कैसे होता है। अगला है फार्मूला, इसमें F बराबर B गुना I गुना L, चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स का परिभाषा फार्मूला है। B समानुपाती I, मैग्नेटिक फील्ड समानुपाती करंट। उसके बाद DC डायरेक्शन, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स, फ्लेमिंग का हाथ का नियम। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है मैग्नेट प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायग्राम, फ्लेमिंग्स का नियम, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों का, बेसिक न्यूमेरिकल। उसके बाद यह चैप्टर थ्योरी बेस्ड है और सबसे आसान चैप्टर है। कंसेप्ट क्लियर तो आपका कैलकुलेशन भी क्लियर। अगला चैप्टर है आपका उष्मा। यह चैप्टर हमें हीट क्या होती है, उष्मा क्या होते हुए और यह एक वस्तु से दूसरे वस्तु में कैसे ट्रांसफर होती है, यह इसका होता है चैप्टर। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। यह चैप्टर में आप लोग क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद इस चैप्टर में आपको पढ़ना है उष्मा हीट क्या होता है, तापमान क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होते हैं, उसके बाद विद्युत उष्मा के बारे में और उष्मा के और कार्य के बीच में संबंध। आगे आपका उष्मा का स्थानांतरण के प्रकार 3 प्रकार का होता है, चालन, संवहन और विकिरण। महत्वपूर्ण कंसेप्ट ये रहा, हीट हमेशा उच्च ताप पे निम्न ताप पर हो जाती है,
टेम्परेचर हीट का मात्रा नहीं बल्कि उनकी माप है। डिफरेंट मटेरियल की हीट कैपेसिटी होती है। उसके बाद आगे हैं महत्वपूर्ण सूत्र, Q बराबर mc गुना टी क्वांटी ट्रिंगल टी, ये उसमें का है। ट्रिंगल टी बराबर T2 माइनस T1, तापमान में परिवर्तन। ऊर्जा इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हीट ट्रांसफर मेथड और स्पेसिफिक हीट न्यूमेरिकल। उसके बाद टेम्परेचर कन्वर्जन। उसके बाद आपका हुआ जूल्स का नियम। उसके बाद यहाँ पे यह चैप्टर कंसेप्ट प्लस फार्मूला बेस्ड है। कंसेप्ट प्लस फार्मूला दोनों पर आधारित हैं। फार्मूला क्लियर हो जाता है तो बेसिक समझ आ जाती हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का इतना ही। आज हम पूरे सिलेबस को देख लिए। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारे से लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।